पाकिस्तान ने जब सीजफायर के लिए हिंदुस्तान को फोन मिलाया तो हमको वो डायलॉग याद आया, जिंदगी झंड बा फिर भी घमंड बा। हां जी, पाकिस्तानी सेना की हर बार की आदत है, पहले कूचने आएगी आतंकवाद के थ्रू और उसके बाद जब भारत दो थप्पड़ खींच के देगा, उसको उसकी औकात में लाएगा, तो सीधे कूद के वो अमेरिका के सामने गिड़गिड़ाने पहुंच जाएगा, कहेगा हे बाबू बचा लो हमको, हम तो गरीब आदमी हैं, अभी बीती रात ही तुमने हमको लोन दिलाया था कर्जा $1 बिलियन का, उस कर्जे से ज्यादा हिंदुस्तान ने हमारी जमीन पर ठोक के नुकसान कर दिया है, ऐसे कैसे चलेगा, हमारे यहां दाल रोटी का पैसा नहीं है और ऊपर से नुकसान होता जा रहा है, छोड़ दो बाबू। अमेरिका नहीं माना तो हिंदुस्तान के सामने मानवता का नाम लेकर सीजफायर की गुहार लगाई जाएगी। और यह तरीका आज का नहीं है, यह तरीका पुराना है। 1947 में पाकिस्तान ने कश्मीर में युद्ध किया, भारत ने खदेड़ा, फिर वही कहानी। 65 में हम लाहौर तक घुस गए थे, तब वही कहानी। 71 में उनके 93,000 सैनिकों के हस्ताक्षर करने वाली वो फोटो आज भी सोशल मीडिया पर है, तब भी वही कहानी। 99 में करगिल पहुंचे, हमने ठोक के मार के भगाया, तब वही कहानी। और 2025 में तो हमने इतिहास रच दिया। हम वो पहले देश बन गए जिसने किसी परमाणु शक्ति के घर में घुसकर उसके एयरबेस को तबाह किया, उसके घर में धुआं धुआं कर दिया। लेकिन पाकिस्तान की वही रिपीट कहानी है कि भाई साहब हर बार बड़े बड़े दावे, और जब भारत अपनी औकात में आए तो फिर हे बाबू छोड़ दो यार हमको। हालांकि इस बार तमाम हिंदुस्तानियों के मन में एक टीस रह गई है। टीस इस बात की, क्या पाकिस्तान को और सबक सिखाया जा सकता था? क्या जैसे इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान को 2 टुकड़ों में किया था, वैसे प्रधानमंत्री मोदी के पास पीओके हमेशा वापस लाने के लिए मौका था? क्या जब पूरा देश लंबी शांति के लिए इस बार युद्ध को स्वीकार कर चुका था और यह मान चुका था कि पाकिस्तान पर इस बार अंतिम प्रहार करिए, ऐसा प्रहार कीजिए कि पाकिस्तान टूट जाए, तो क्या हमने फिर 47 वाली गलती अपना दी? या फिर इसको देखने का नजरिया बदल दें कि भारत ने अपना मिशन जो है वो बखूबी पूरा कर लिया? क्योंकि यह पहली बार था जब एक परमाणु संपन्न देश पर हमला किसी देश ने किया। हमने पहलगाम का बदला लिया, हमने कंधार का बदला लिया, हमने 26/11 से लेकर संसद अटैक का बदला लिया। हमने पहली बार आतंकवादियों को रोते हुए देखा। वो जो अजहर महमूद का लेटर आया था वो बता रहा था कि हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को कितना ठोका है। 9 आतंकवादी अड्डे हमने पहली बार तबाह किए, पाकिस्तान के एयरबेस तबाह किए, उनकी हवाई सुरक्षा को बेकार कर दिया। हाफिज और मसूद अजहर तो अगली बार सोचेंगे क्योंकि उनके खानदान को खत्म कर दिया। लेकिन सवाल फिर मन में आता है कि यार क्या सीजफायर तो हो गया, पाकिस्तान पर भरोसा कर सकते हैं? मतलब लक्ष्य फिल्म में एक डायलॉग था कि पाकिस्तान जब हारता है तो पलट के जरूर आता है, क्योंकि जिसकी पूंछ सीधी हो जाए वो पाकिस्तान नहीं है। और ये बात पाकिस्तान की सेना के लिए, उनकी आवाम के लिए नहीं है। पाकिस्तान की सेना की पूंछ सीधी नहीं होगी क्योंकि बिना मार खाए वो सुधर नहीं सकते। वैसे भी उनके जनरल साहब को कुछ महीनों में जाना है, तो हो सकता है फिर वो नापाक कोशिश करें। और इसीलिए सवाल है कि क्या इसका एक ही इलाज था, जड़ से उखाड़ फेंकना बिना किसी समझौते के? क्योंकि भारतीय सेना इस बार फ्रंट फुट पर खेल रही थी, बड़ा अच्छा मौका था, चढ़ चढ़ के मार रही थी, घुस घुस के मार रही थी। पाकिस्तान के अंदर से खौफ दिख रहा था। उनकी आवाम या मीडिया जो है वो भले ही सोशल मीडिया पर न्यू नॉर्मल दिखाने की कोशिश करे, लेकिन अंदर से फटी पड़ी थी। और इसीलिए बार बार उनकी शब्दावली जो थी वो थी, जी भारत पर है पीस लिया, भारत पर है पीस लिया है, डोनाल्ड ट्रंप को फोन लगा ले, CNN पे बैठ के बकवास कर ले, ये सारी बातें चल रही थी। क्या भारत के पास मौका था? या फिर भारत सरकार ने जो फैसला लिया कि चलो ठीक है, जितना कूटना था कूट दिया, अब कूटनीतिक को प्राथमिकता दी जाए, इंडिया की ग्रोथ को प्राथमिकता दी जाए, क्योंकि हमारी मैसेजिंग तो स्ट्रांग हो गई, स्ट्रांग मैसेजिंग थी। आपने हमारे देश में पहलगाम में हमला किया, हमने आपके घर में घुसकर आतंकवादी अड्डों को तबाह कर दिया। आपने वापस पलटवार करने की कोशिश की, हमने आपको अच्छे से सबक दे दिया और आपके घर में घुसकर मारा। और इस बार इंडिया पहली बार घुस के मारा, और इंडिया ओन कर रहा था हमने घुस के मारा। पहला थप्पड़ हमने मारा है इस बार, और जो पहला थप्पड़ मारता है उसकी अहमियत अलग होती है। पाकिस्तान रिएक्ट करना चाह रहा था, फिर हम और तेज थप्पड़ मार रहे थे। तो क्या ये कूटनीति ठीक है, या फिर ये एक युद्ध से पहले का एक सीजफायर है? क्योंकि कई बार थोड़ा समेटने के लिए, बटोरने के लिए भी सीजफायर होता है। हालांकि सीजफायर क्या ही है, 2 घंटे में फिर ये लोग आपस में मार करने लगे, हो सकता है फिर कुछ शुरू हो जाए। वैसे भी इंडिया ने स्पष्ट कर दिया है कि भाई साहब हम
ये जो आप पर बैन वैन लगाया है इंडस वाटर ट्रीटी से लेकर आपको सोशल मीडिया से बॉयकॉट करने का, आपके नागरिकों को नफा दफा करने का, वो सब हटाएंगे नहीं। इसीलिए हमारी मांग कि देखो सरकार, कब ठोकना है, कैसे ठोकना है, या ठोकना है नहीं ठोकना है, वो आपका फैसला है। लेकिन हम आपसे इतना कहेंगे कि अब इंडिया में पाकिस्तानी नागरिकों को जगह ना दी जाए। देश के अंदर भी पूरी तरह से सुरक्षा का माहौल बनाया जाए। जो पाकिस्तानी एलिमेंट हैं उनको थैंक यू किया जाए, और पहलगाम हमले में 26 भारतीयों की हत्या के लिए जो लोग जिम्मेदार हैं उनको खोज के ठोका जाए सार्वजनिक तौर पर। और अगर पाकिस्तान कभी भी भविष्य में आतंकवाद के जरिए या डायरेक्ट हिमाकत करने की कोशिश करे तो उसे फिर उसकी औकात दिखा दी जाए। वैसे पाकिस्तान को उसकी औकात दिख गई है, क्योंकि भारत का दबदबा जो है वो दिखा है। अब इस युद्ध के बाद क्या होने वाला है हम आपको बताते हैं। इस युद्ध के बाद रूस के S-400 की डिमांड जो है वो आसमान पर जाने वाली है। नहीं, वो पाकिस्तान जो बकलोली कर रहा था कि हमने S-400 खराब कर दिया, वो वाली नहीं। S-400 ने जिस तरह से पाकिस्तान की हालत खराब कर दी, जिससे फोन आया, उसके लिए जाने वाला। दुनिया कहेगी भाई साहब S-400 खरीद लीजिए। पाकिस्तान के जो चीनी J-17 थे या HQ-9 रडार था, अब वो चीन के फोन की तरह उसकी कीमत खत्म होने वाली है। लोग कहेंगे भाई साहब ये चाइनीज माल है, युद्ध में चलता ही नहीं। भारत के जो हथियार है, जिसमें आकाश है, समर है, तेजस है, इनको भी लोग खरीदने खूब आएंगे। अगले कुछ महीनों में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री और फौज प्रमुख जो है वो आप देखिएगा धीरे से गायब कर दिए जाएंगे। अभी तो आएंगे सोशल मीडिया पर 2-4 दिन बकवास करने, लेकिन इसके बाद धीरे धीरे इन दोनों को हटा दिया जाएगा, क्योंकि एक्चुअली में इन दोनों ने युद्ध में डाला और दोनों ने पाकिस्तान को शर्मिंदा किया। दोनों ने शर्मिंदा किया। जिस तरह से भारत ने उनको पीटा है, दुनिया के सामने एक्सपोज किया है, और जिस तरह से उन्होंने गरीबी के बावजूद पाकिस्तान को युद्ध में झोंका है, पाकिस्तान के अंदर से उनका हिसाब किताब हो जाए। हालांकि ये सीज फायर सच कहें तो शिमला समझौते जैसा सीज फायर, मतलब दिल को खुश रखने का गालिब का ख्याल अच्छा है, कहने को सीज फायर है। ये वैसा ही है जैसे इंडिया और पाकिस्तान में शांति समझौता, कि जी वी आर पड़ोसी, वी बोथ वांट पीस। बट हम जानते हैं कि शिमला समझौते के बाद पाकिस्तान ने इंडिया को परेशान करने के लिए क्या कुछ नहीं किया। 1972 में शिमला समझौता हुआ था, इसीलिए हुआ था कि शांति के प्रतीक बात करेंगे, लेकिन ये कागज का पीस होता है, क्योंकि जमीन पर ऐसा नहीं होता है। इसके बाद भी पाकिस्तान ने 91 में नौटंकी की, 84 में सियाचिन में की, उसके बाद संसद पर अटैक किया, पूरी पुलवामा, बंबई में हमला, पहलगाम। तो ये वैसा ही समझौता लगता है कि दुनिया के सामने कह दिया गया, लेकिन ये अस्थायी, अविश्वसनीय साबित हो रहा है। और ये इसका रीजन भी है। आप देखो सीजफायर के अनाउंसमेंट के 2 घंटे में ये दोनों देश फिर से उलझ गए। फिर भारत ने भी स्पष्ट कर दिया है कि भाई साहब आपका पानी वानी जो है वो हम अब नहीं छोड़ने वाले। कुछ दिन में भारत डैम वैम बना के इनको टाइट कर देगा कि पानी नहीं देंगे तुमको हम भूखा प्यास से मारेंगे। तुम देखो तो तुम मोदी जी को अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। ये लग रहा है ऐसा, और ये होगा भी, आपको दिखाई पड़ेगा, क्योंकि सीजफायर के 2 घंटे बाद हमला बताता है कि ये दोनों कितने गंभीर है सीजफायर को लेकर। मुझे ऐसा लगता है, हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन सीजफायर शिमला समझौते की तरह अस्थायी है। ये युद्ध विराम टिकाऊ नहीं है। पाकिस्तान भी कोशिश करेगा कि सैन्य क्षमता को वापस पुनर्जन्म दे और फिर आतंकवादी गतिविधि शुरू करे, और भारत इस बार मूड में है कि अगर तुम इतना मौका दोगे तो ऐसा तमाचा देंगे कि तुम जिंदगी में भूल नहीं पाओगे। वो 5 उंगली गाल पे छपी रहेंगी। बट भारत इस बार प्राउड हो सकता है। प्राउड इसलिए क्योंकि यह पहला मौका था जब किसी परमाणु संपन्न देश पर हमला किया गया। इससे पहले कभी ऐसा हुआ नहीं। अब आप में से कुछ लोग कह सकते हैं कि भाई साहब ये थोड़ा ज्यादा आप कह रहे हैं, ऐसा थोड़ी ना है, ये लड़ाई तो पहले भी हुई है परमाणु संपन्न देशों में। अरे जनाब हुई है, जैसे इंडिया पाकिस्तान भिड़े थे 1999 में, क्योंकि इंडिया ने 1998 में परमाणु परीक्षण कर दिया था और उसी के आसपास पाकिस्तान ने भी किया था। उस टाइम लड़ाई हुई थी। रूस यूक्रेन का युद्ध चल रहा है। अब रूस परमाणु शक्ति है, यूक्रेन के पीछे जो लोग हैं अमेरिका ब्रिटेन, वो भी परमाणु शक्ति वाले देश हैं। या चीन और भारत 1962 में या गलवान में जब भिड़े, चलो गलवान वाले मान लो दोनों परमाणु उसमें थे, लेकिन डिफरेंस है। और डिफरेंस ये है कि लड़ाई एक कोने के लिए हो रही। चीन पहलगाम से आगे नहीं बढ़ रहा था, डोकलाम से आगे नहीं बढ़ा था, वहां पे लड़ाई थी। भारत और पाकिस्तान भी करगिल में जब लड़े थे तो केवल करगिल तक लड़ाई थी, द्रास से आगे हम नहीं जा रहे थे, हमने सारे फ्रंट नहीं खोले थे। लेकिन इस बार लड़ाई जो थी वो आर पार की थी। इस बार
ड्रोन जो था वो रावलपिंडी में भी गिर रहा था, लाहौर में भी गिर रहा था, कराची में भी गिर रहा था, इस्लामाबाद में भी गिर रहा था, और पाकिस्तान भी यही कर रहा था। वो भी हमारे अलग अलग इलाकों को टारगेट करने की कोशिश कर रहा था। एक तो दिल्ली तक भेजने के मूड में था, जिसके बाद हमने लाहौर से लेकर कराची और बाकी इलाका जो है धुआं धुआं कर दिया। तो इस दृष्टिकोण से अगर आप देखेंगे तो यह पहला मौका था ऑपरेशन सिंदूर, जब परमाणु शक्ति ने दूसरे परमाणु शक्ति के देश में हमला किया, और इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए वो किया। व्यापक कार्रवाई, आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाकर, जबरदस्त था। यह कार्रवाई जिगरे को दिखाती है, क्योंकि परमाणु युद्ध का जोखिम था। इस जोखिम को लेते हुए भारत ने साहस, रणनीतिक आत्मविश्वास के जरिए हमला किया। इस दुनिया में 9 देश है परमाणु शक्ति वाले, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, भारत, पाकिस्तान, उत्तर कोरिया और इजराइल भी, जो मानता नहीं है लेकिन है। लेकिन इस तरह से घुसकर एक दूसरे में कभी हमला नहीं हुआ है। पाकिस्तान हताश है, परमाणु शक्ति तो है लेकिन वो हताश, निराश, परेशान है, क्योंकि 3 दिन में हथियार डाल दिए। सीज फायर के लिए जब उसकी साइड से फोन आया तो ये बता रहा था कि सेना और आतंकी ढांचा जो है टूट चुका है। भारत ने सख्त शर्तों के साथ सीज फायर स्वीकार किया, कहा कि भाई साहब जितने हमने आप पर बैन लगाए हैं, सैंक्शन, वो सारे चलेंगे। आगे कोई आतंकवादी हमला करोगे तो फिर कूटेंगे, भारत के खिलाफ कोई आतंकवादी कार्रवाई हुई तो फिर तुमको मारेंगे, कहीं से कोई ड्रोन या कोई हरकत आई तो फिर मारे जाओगे, और सबसे बड़ी बात, अगर इंडिया में कहीं आतंकवादी घटना होती है तो सबसे पहला थप्पड़ तुमको मारेंगे। ये वैसा ही है जैसा एक चोर को पकड़ के आप कह दो कि अगर शहर में कहीं चोरी हुई, गलती से भी हो गई कहीं, तो तुम ही कूटे जाओगे, सबसे पहले उठा तुमको थाने भरेंगे। और यही काम इंडिया पाकिस्तान साथ करने वाला है। और पाकिस्तान ये इसलिए मान रहा है क्योंकि उसकी मजबूरी है, उसकी आर्थिक स्थिति खत्म है, बेचारा वो लड़ नहीं सकता, आप ये मान लो। इसीलिए 1971 में भी उसने समर्पण किया था, आज भी समर्पण कर रहा। हालांकि तब तो फिर भी वो थोड़ा बहुत ताकतवर था। इस बार पैसा है ये नहीं, एक दिन पहले उसको कर्जा मिला है, अब वो अपना पेट पाले कि ये सामान खरीदे, गोला हथियार कहां से खरीदे। हालांकि इसमें डोनाल्ड ट्रंप जो है वो क्रेडिट चोर के तौर पर आ गए, और आज हम कहेंगे डोनाल्ड ट्रंप बाबू जो है वो क्रेडिट चोर है। डोनाल्ड ट्रंप ने जैसे ट्वीट लिखा, ऐसा लगा कि जैसे कितने बड़े वो नेता है। यही डोनाल्ड ट्रंप है, यही अमेरिका है जिनके उपराष्ट्रपति ने कहा था कि हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, और बाद में कहा कि हमारी हैसियत नहीं है इसको रोकने की। सच ये है कि डोनाल्ड ट्रंप क्रेडिट चोरी करने आ रहे हैं। उन्होंने ट्वीट किया, हो सकता है उन्होंने बात की हो, सारी कहानी हो, लेकिन हकीकत यही है कि इंडिया ने पाकिस्तान की बजाई, और खास तौर पर बीती रात जिस तरह बजाई थी, पाकिस्तान उससे घबराया था। पाकिस्तान जानता था कि आज की रात और भारी हो सकती है। इससे पहले कि आज की रात बजे, उसने फोन घनघनाना शुरू कर दिया, और जब फोन घनघनाया गया, हॉटलाइन से बात हुई, भारत से कहा गया। भारत भी अपना लार्जर मैसेज जो है वो दे चुका था, और भारत दुनिया को भी दिखा रहा है कि भाई साहब हमें जो करना था हमने कर लिया, हमारा मकसद पीस है, हम ग्रोथ चाहते हैं, शांत रहना हम भी चाहते हैं, लेकिन अपनी शर्तों पर। और ये भारत ने कर दिया। दुनिया जानती है, भारत ने इतिहास रच दिया। आप किसी परमाणु शक्ति संपन्न देश के घर में घुसकर उसको मार के चले आए, और वो फिर भी लिबिर करता रहे, तो फिर ये तो आपकी जीत है। पाकिस्तान ने सब किया, दुष्प्रचार की कोशिश की, हमारे आपस में लोगों को लड़वाने की कोशिश की, सारी बातें कर ली, लेकिन हमने उसे ठोका, कायदे से ठोका, और स्ट्रॉन्ग मैसेज पाकिस्तान हो गया है। और इसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो एक सरकार और दूसरी हमारी सेना। और इसीलिए आज भारतीय फौज को हम हृदय से नमन करते हैं, हमारी थल सेना को हम नमन करते हैं, वायु सेना को नमन करते हैं, नौसेना को नमन करते हैं, हमारे देश के हर जवान को हम नमन करते हैं।